नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने हाई स्कूल का प्रकाश चैप्टर शुरू किया है, जिसके अकॉर्डिंग आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, हमारे बाकी के पुराने लेक्चर देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर हमने प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिख रखी है, तो चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसके वेग तथा दिशा बदल जाती है। यहाँ पर लिखा है वेग तथा दिशा बदल जाती है, मतलब यही महत्वपूर्ण है कि वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। और प्रकाश के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जैसे कि यहाँ पर ये इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये दो चित्र हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे आई और विचलित होने के ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये विचलित होकर थोड़ा अंदर से चली गई। यहाँ पर भी ऐसे ही चित्र है। यहाँ पर इधर सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन उधर से चली गई। तो ऐसे ही होता है। तो इसमें एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है जो सीखने लायक है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी। यहाँ पर लिखा है विरल माध्यम ऊपर वाला है, संघन माध्यम नीचे वाला है। मतलब कि जब विरल माध्यम से जब संघन माध्यम में जाएगी, तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभिलंब की तरफ मतलब अंदर की तरफ झुक गई है। तो जब विरल से संघन में जाएगी। अब ये विरल और संघन का क्या फंडा है, इसे आपको बता देते हैं। तो विरल जैसे वायु हो गया और कांच जैसे संघन हो गया। मतलब कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो संघन, जैसे कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, थोड़ा घना होगा विरल दूसरे की अपेक्षा, और जो थोड़ा सा कम घना होगा उसे विरल कहेंगे। और यही काम जब उल्टा होगा, यहाँ पर जब संघन से विरल में जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो दूर हटेगी। वो मतलब कि अभिलंब से दूर हटेगी। और ये जो हमारी ये सीधी वाली लाइन है, ये सीधी वाली लाइन, ये हमारा अभिलंब है। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें होती हैं जो इस चित्र में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक कोण आई होता है, एक कोण आर होता है। ये दो कोण होते हैं। पहला आपतन कोण होता है, दूसरा अपवर्तन कोण होता है। ये दो कोण होते हैं। बस इतना है ये इसमें। और ये जो हमारी सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा का नाम अभिलंब है। तो आपको ये सब सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो और इसके बाद में हमारा आता है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसमें से दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोनों नियम लिख रखा है, इस दोनों नियमों को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। दोनों नियम इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। पहला नियम तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है उसमें। ये परावर्तन के नियम की तरह है। जैसे कि यहाँ पर है आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पर क्या-क्या है? अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर पहला है आपतन बिंदु, दूसरा है अभिलंब, तीसरा है अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। यहाँ पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी अपवर्तित किरण है, और ये हमारा अभिलंब है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनों जहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर एक ही तल पर ये मिले हुए हैं। तो यही है, यहाँ पर यही एक बात इम्पोर्टेंट है। बस यही पहला नियम है। तो पहला नियम यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसे परावर्तन के नियम में भी था कि आपतित किरण थी, उसमें एक अभिलंब था, और आपतित किरण की जहाँ पर वहाँ पर परावर्तित किरण थी। बस इतना ही अंतर था, बिल्कुल वही पहले वाला नियम है। यहाँ पर दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की आपतन कोण आई होता है। आपतन और ज्या का मतलब होता है साइन। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बता रखा है। उसके बाद में अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका आपतन कोण होता है, आपतन कोण आई की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, ये जो दोनों मान निकलते हैं,
ये एक नियतांक होता है, ये मतलब कभी नहीं बदलते, हमेशा एक एक ही रहते हैं, ये कभी बदल नहीं सकते। और यहाँ पर यही यही दूसरा नियम है जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, ये जो आई और जो N12 देख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब होता है। यही साइन आई और साइन आर के बराबर होता है, यही नियतांक होता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर N1 N2 का जो मतलब है, यहाँ पर अच्छे से आपको विस्तार से लिखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं कि मतलब 1 N2 का मतलब होता है N2/N1, मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आपको पता है जिसके सापेक्ष बात करना होता है उसे हम नीचे रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर N1 को नीचे रखा गया है, और यहाँ पर प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ही 1N2 होता है, और ये साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है। ये जो बात है इसे आप नहीं भी याद रखेंगे तो ठीक है, अभी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये आपका नियम है, इसे आप नहीं भूल सकते, इसे आपको याद रखना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर हाँ, एक और बात लिखी है, इसे भी पढ़ लेते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये तो मैंने आपको चित्र में ही दिखाया था कि यदि ये दोनों बातें मैंने आपको चित्र में बता रखी है। यदि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये दोनों बातें मैंने आपको चित्र में अभी समझा के रखा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद में आता है हमारा अपवर्तन के कारण। तो कुछ अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण कारण है जो अपवर्तन के लिए भागीदार होते हैं। तो इसमें अपवर्तन के कारण में यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, इसे चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाश की गति। सबसे पहले आता है प्रकाश अपवर्तन के जो प्रकाश की गति होती है, ये अपवर्तन का कारण होता है। प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका वेग तथा तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि जब भी अपवर्तन होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणें जाएंगी तो उनका वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों चीज़ बदल जाती हैं। और अपवर्तन को यहाँ पर लिखा है, यही है अपवर्तन का कारण, मतलब वेग बदल जाना और उनकी तरंगदैर्घ्य बदल जाना, और तरंगदैर्घ्य बदल जाने के कारण ही वो विक्षेप उनमें देखने को लिए मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है प्रभावित करने वाले कारण। तो अपवर्तन को कौन कौन से कारक हैं जो अपवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है तापमान। तापमान प्रभावित कर सकता है। और तापमान कैसे प्रभावित कर सकता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक ताप बढ़ने पर घटता है, यही कारण है। आपको पता है कि अपवर्तनांक का कितना बड़ा रोल होता है, और ताप बढ़ाने पर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है ताप बढ़ाने पर घटता है, तो इसलिए ये प्रभावित करता है। दूसरा होता है माध्यम का चरित्र। तो सब कुछ तो माध्यम पर ही निर्भर करता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक जैसा कम ज़्यादा होगा वैसे ही होंगे, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। और तीसरा होता है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य भी एक कारण होता है अपवर्तनांक को प्रभावित करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिख रखा है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसे मैं एक बार आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर नोट पॉइंट एक लिख रखा है, इसमें है अगर I बराबर 0 और R बराबर 0, मतलब कि दोनों कोण अगर आपके 0 हैं, आपतन, तो फिर ऐसी स्थिति में होता ये है कि आपतन अभिलंबवत है। इसका मतलब होता है कि आपतन अभिलंबवत है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं यहाँ पर एक चित्र बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका माध्यम है, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास का टुकड़ा है और ऊपर एयर है। यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आए और ऐसे सीधे निकल जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर I और R दोनों ही 0 होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका अपवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर सीधे किरणें आएंगी तो सीधे ही निकल जाएंगी, इसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। बिना विचलित हुए, यहाँ पर लिखा है बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाएंगी, परंतु उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। वेग में उसके फर्क आ जाएगा, लेकिन वो मतलब सीधे निकल जाएगी और यहाँ पर अपवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है। यदि I और R अगर 0 हो तो यहाँ पर ऐसा यही एक कंडीशन है जिसमें कोण I और कोण R दोनों 0 होंगे। और क्योंकि कोण I और कोण R जो है दोनों अभिलंब के सापेक्ष बनते हैं, यदि अभिलंब पर से ही किरण अगर कोई गुजर जाए, आपतन यहाँ पर लिखा है आपतन अभिलंबवत है, यहाँ पर आपतन अभिलंबवत है, तो
उसी दिशा में प्रकाश किरण बिना विक्षेपित हुए आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था। ऐसे प्रकाश के अपवर्तन में भी था, अगर सीधे किरणें अगर लंबवत आ जाएं तो जस्ट वैसे को वैसे लौट जाती थी। वहाँ पर भी परावर्तन में कोई कोण नहीं बनता था, सीधे लौट जाती थी उसी माध्यम में। यहाँ पर भी वैसे ही है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कुछ और नोट पॉइंट लिख रखा है, क्योंकि अपवर्तन में आवृत्ति वही रहती है। आपको एक बात और यहाँ पर याद रखनी होगी कि अपवर्तन में वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि क्या नहीं बदलता, तो वहाँ पर आवृत्ति नहीं बदलती। तो आवृत्ति वही रहती है, अतः दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। मतलब आवृत्ति वही रहती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ये मैंने आपको बता दिया, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर फिर अपवर्तन के बाद एक महत्वपूर्ण बात आता है जिसका नाम है अपवर्तनांक। यहाँ पर पूरा अपवर्तनांक के बारे में विस्तार से दिया है हमने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपवर्तनांक निकालने के लिए आपके पास कई फार्मूले होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वास्तविक गहराई अपन आभासी गहराई। यहाँ पर इससे भी अपवर्तनांक निकाला जाता है। मतलब अगर जो आप गहराई देखते हैं, पानी में आभासी गहराई दिखती है, इससे जल का अपवर्तनांक निकाल लिया जाता है। ये एक फार्मूला होता है। और यहाँ पर जैसे कि अगर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल तो फिक्स वैल्यू होती है, नियतांक होती है। अगर इसके सापेक्ष अगर किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर रखेंगे तो यहाँ पर उसका भी अपवर्तनांक निकल जाएगा। और यहाँ पर एक और फार्मूला होता है जो कि तरंगदैर्घ्य से निकाला जाता है। यहाँ पर बटा होना चाहिए। यहाँ पर वायु में तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम में तरंगदैर्घ्य, ये एक सूत्र है। मतलब वायु में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आपको पता है, मतलब कि लैम्डा ए, मतलब वायु में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी, और बटे जो माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी, मतलब ये लैम्डा एम। यहाँ पर एम की कोई भी माध्यम होता है, जैसे अगर ग्लास हो गया तो लैम्डा जी हो जाएगा, जैसे कि अगर वाटर हो गया तो लैम्डा डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी माध्यम होगा तो मतलब कि ऊपर रखेंगे हम हवा में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, और नीचे रखेंगे माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो इससे भी अपवर्तनांक हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मतलब कि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और लैम्डा तीनों में, मतलब तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग तीनों में यहाँ पर एक संबंध भी हमने लिख दिया है, ताकि आपको कभी अगर इधर से उधर करना हो, मतलब कि सवाल ये न्यूमेरिकल में आगे आपको बेसिकली काम देगा। तो यहाँ पर भी बराबर एन लैम्डा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। जहाँ पर एन का मतलब आवृत्ति होता है, लैम्डा का मतलब आपका तरंगदैर्घ्य होता है, और भी का मतलब यहाँ पर तरंग वेग होता है, जो उसकी गति होती है प्रकाश की। ये होता है। उसके आपको यहाँ पर हमने दो पॉइंट कवर करने का प्रयास किया। पहला पॉइंट हमारा था प्रकाश का अपवर्तन, और दूसरा पॉइंट था हमारा अपवर्तनांक। तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद में बस और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये भी अपवर्तनांक ही है, और यहाँ पर ये भी एक तरह का अपवर्तनांक है। उसके बाद में बस दोस्तों, बस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आगे भी हम आपको आगे भी हमारे वीडियो आते रहेंगे, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहना। दोस्तों, अगर आपको ये PDF नोट चाहिए जो हमने बना रखी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।